हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12 की जो प्रथम बुक है राजनीति विज्ञान में उसका जो लेसन है समकालीन विश्व में सुरक्षा, इसके बारे में बात करेंगे। सुरक्षा क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे। सुरक्षा की धारणाएं में क्या है, पारंपरिक सुरक्षा है, अपारंपरिक सुरक्षा है। पारंपरिक सुरक्षा को पुनः दो पार्ट्सों में डिवाइड करेंगे, फिर करेंगे बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की बात करेंगे। प्यारे छात्रों, बाहरी खतरों से सुरक्षा के उपाय के बारे में बात करेंगे और शक्ति संतुलन से क्या अभिप्राय है ये जानने का प्रयास करेंगे। आंतरिक सुरक्षा क्या है ये भी जानेंगे इस लेसन में। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके जानेंगे और परमाणु परीक्षणों के बारे में बात करेंगे। देशों के बीच में सहयोग हो उसके बारे में बात करेंगे। भारत की सैन्य क्षमता कैसी है इसके बारे में बात करेंगे और सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के बारे में बात करेंगे और खतरे के स्रोत क्या हो सकते हैं इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और क्या है, आप्रवासी कौन होते हैं, शरणार्थी कौन होते हैं, आंतरिक रूप से विस्थापित जन कौन होते हैं, इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सहयोग मूलक सुरक्षा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। भारत की सुरक्षा की 4 रणनीतियों के बारे में बात करेंगे और अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने की हमें आवश्यकता क्यों है ये जानेंगे और आंतरिक समस्या से निपटारे के बारे में जानेंगे और सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे और अस्त्र नियंत्रण एवं निशस्त्रीकरण में क्या अंतर है ये जानेंगे। इसमें अस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण तो इनके बारे में जानेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन है समकालीन विश्व में सुरक्षा। समकालीन का मतलब है आज के समय में सुरक्षा। अब सुरक्षा क्या है ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। सुरक्षा का अर्थ है खतरों से आज़ादी। आप जानते हैं सुरक्षा का अर्थ है खतरों से आज़ादी। मानव के अस्तित्व को और उसके जीवन को, मानव का जो अस्तित्व है और उसके जीवन को हमेशा से खतरा ही बना रहता है। जैसे जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो खतरा मंडराने लगता है और कभी कभी हम सोचते हैं घर पर रहते हुए भी या घर पर रहकर यदि हम सोचें कि हम सुरक्षित हैं या अपने आप को सुरक्षित समझे बैठे हैं कि हम तो घर पर हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। ऐसे में हम प्रत्येक खतरे को खतरा नहीं मानते। वैसे घर पे भी खतरे हो सकते हैं कई प्रकार के, जैसे कि है ना, घर पे भी जरूरी नहीं है हम सुरक्षित हो या हमारा जीवन सुरक्षित है, परंतु ऐसे खतरों को हम खतरा नहीं मानेंगे। ऐसे में हम उन खतरों को सुरक्षा के लिए खतरा मानेंगे जो जीवन के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा हैं। अब केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा है। अब बात ये आती होगी आपके जहन में कि केंद्रीय मूल्य क्या हैं। जब केंद्रीय मूल्य का हमने नाम ले दिया तो आप ये सोचेंगे कि केंद्रीय मूल्य क्या है। केंद्रीय मूल्य का मतलब है व्यापक खतरे, गंभीर खतरे, है ना। गंभीर खतरे कैसे हो सकते हैं? ऐसे खतरे यदि उन्हें रोका ना जाए तो, है ना, उससे अपूर्णीय क्षति होगी, है ना, अप्रत्याशित क्षति हो जाएगी। ऐसी क्षति हो जाएगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरह की क्षति हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या है, इसके, है ना, ये केंद्रीय मूल्य कहलाते हैं, है ना। केंद्रीय मूल्य का मतलब है जिनसे बहुत ज़्यादा क्षति हो जाए। अब बात करते हैं हम सुरक्षा की धारणा। सुरक्षा की धारणा को हम 2 पार्ट्सों में डिवाइड कर सकते हैं, पारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा। पारंपरिक सुरक्षा को पुनः हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। अब क्वेश्चन ये है कि बाहरी सुरक्षा क्या है, आंतरिक सुरक्षा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। जब बात आती है बाहरी सुरक्षा की तो बाहरी सुरक्षा है सैन्य खतरों से ज़्यादा खतरनाक, सैन्य जो खतरे होते हैं उनको ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। सैन्य खतरे किसे होते हैं, है ना। खतरे का जो स्रोत है इसमें दूसरा मुल्क या दूसरा देश होता है, क्योंकि वहाँ की सेना होती है। सैन्य खतरे हमें अपने देश से नहीं होते, तो सैन्य खतरे किससे होते हैं? दूसरे देश से होते हैं। इसमें क्या होता है, खतरों का जो स्रोत है वो दूसरा देश होता है। इसमें क्या होते हैं, सेना के आक्रमण होते हैं, हमले होते हैं,
है ना। और केवल इससे सैनिक ही नहीं मरते, वैसे हमारी सेना पर हमले किए जाते हैं दूसरी सेना के द्वारा, परंतु इससे केवल सैनिक ही नहीं मरते बल्कि इसमें आम नागरिक भी मारे जाते हैं, है ना। सैनिक खतरों में आम नागरिक भी मारे जाते हैं। सैन्य हमलों से किसी देश पर आक्रमण करके, है ना, क्यों होते हैं सैन्य हमले? किसी देश पर आक्रमण करके या हमला करके वहाँ की जो सरकार होती है, मौजूदा सरकार होती है, उसको हौसला तोड़ना होता है ना, उसको मानसिक नीचा दिखाना होता है, उसके हौसले को तोड़ना होता है। इसलिए सैन्य हमले किए जाते हैं, हमेशा ये एक देश से दूसरे देशों पर होते हैं। अब बाहरी सुरक्षा में हमें खतरा किससे हो सकता है, ये हमें पता होता है ना। बाहरी सुरक्षा के में खतरा हमें किससे हो सकता है? पड़ोसी देश से हो सकता है ना। किस देश से हो सकता है ये हमें पता है ना। कौन सा देश पावरफुल है, हमेशा वही हम पे हमला कर सकता है। कमज़ोर देश तो हम पे हमला ही नहीं कर पाएगा। अब बात आती है बाहरी खतरों से सुरक्षा के उपाय। यदि हमारे ऊपर बाहरी खतरे मंडरा रहे हैं तो हम उनसे बचाव के लिए क्या करें, है ना, किस तरह के उपाय अपनाएं। इसमें सबसे बड़ी बात आती है सैन्य शक्ति को मजबूत करना। हमारी जो सेना की शक्ति है, हम सेना को बहुत सुसज्जित करें, उसे हथियार युक्त करें, हथियार दें और उसको अच्छी तरह से मजबूत करके रखें, प्रैक्टिस में रखें उसे। और क्या करें? युद्ध के लिए तैयारी करें या युद्ध के लिए तैयारी रखें। हम अपनी सेना को पूर्ण तरह से हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखें। इसमें नेक्स्ट बात आती है शक्ति संतुलन स्थापित करना। शक्ति संतुलन कैसे स्थापित करते हैं? मान लिया कोई कमज़ोर देश है तो दूसरे देश से संबंध बना के रखेगा, है ना, गठबंधन की नीति को अपनाएगा, है ना। हम किसी देश से दूसरे देश के साथ गठबंधन की नीति अपनाएंगे। जैसे 1971 के युद्ध में हमारी भारत सरकार ने रूस से गठबंधन बना के रखा था, शक्ति संतुलन बना के रखा था, क्योंकि अमेरिका हम पर हमला कर सकता है। इसलिए ये कहलाता है हमारा शक्ति संतुलन या यहाँ पर गठबंधन को अपनाना। एक और है बाहरी खतरे से सुरक्षा का उपाय, वो कोई भी देश करना नहीं चाहेगा, वो है आत्मसमर्पण कर देना या हार मान लेना। यदि खतरे को देख करके हमने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया या हार मान ली तो वह खतरा भी टल जाता है। अब बात आती है शक्ति संतुलन से क्या अभिप्राय है। अभी अभी मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया बाहरी सुरक्षा के लिए, शक्ति संतुलन। तो इसमें बात आती है कि बाहरी, है ना, खतरों से बचने के उपाय में शक्ति संतुलन की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सैन्य शक्ति, इसमें क्या है? शक्ति संतुलन से अपने पड़ोसी देशों को देखने पर हमें पता लग जाता है। हम अपने पड़ोसी देशों को जानते हैं, जैसे भारत के पड़ोसी देश हम जानते हैं कि कौन सा देश ताकतवर है और कौन सा देश कमज़ोर है, अर्थात कौन सा देश हमसे ज़्यादा मजबूत है और कौन सा देश हमसे कमज़ोर है। अब ऐसी स्थिति में हमें अंदाज़ा हो जाता है किस बात का? कि भविष्य में, है ना, भविष्य में कौन सा देश हमें खतरा हो सकता है या कौन सा देश हम पर हमला कर सकता है। ताकत कमज़ोर देश तो करेगा ही नहीं। ऐसे में प्रत्येक देश को क्या चाहिए? अपने देश की जो वर्तमान शक्ति है उसको और अधिक बढ़ाए, है ना, और उसका और अधिक प्रभाव पड़े, बहुत अधिक शक्ति बढ़ा ले तथा अपनी शक्ति को ताकतवर देश के बराबर करने का प्रयास करे। अपने देश की शक्ति को जो पड़ोसी ताकतवर देश है उसके बराबर करने की कोशिश करे। और यदि वह देश उसके बराबर ताकतवर हो जाता है, कमज़ोर देश उस ताकतवर देश के बराबर हो जाता है, तो ये शक्ति संतुलन कहलाता है।
जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, अगर उसके पास 50 परमाणु हथियार हैं और हमारे पास 38 हैं, तो हम भी 12 हथियार और खरीद लें या व्यवस्था कर लें। तो इस प्रकार से यदि हमारे पास उसके बराबर हथियार हो जाते हैं, उसके बराबर हमारी सेना हो जाती है, तो वो शक्ति संतुलन कहलाएगा। इसी में बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा। हमने बाहरी सुरक्षा की बात कर ली। आंतरिक सुरक्षा, मेरा निजी मानना है कि बाहरी सुरक्षा से आंतरिक सुरक्षा की जो भावना वो ज़्यादा खतरनाक है। कैसे, इसके ऊपर बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमें खतरा देश की सीमा के अंदर से भी होता है। देश की सीमा के बाहर से जो खतरा था उसकी बात करी, परंतु हमें क्या होता है, देश की सीमा के अंदर भी खतरा हो जाता है। ये कैसे कैसे हो सकता है छात्रों? हिंसा की घटना हो जाए देश के अंदर। सांप्रदायिक हिंसा देश के अंदर ही होती है ना। सांप्रदायिक हिंसा, हिंसा की घटना, अलगाववाद, नक्सलवाद, कभी कभी जातीय हिंसा और कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता आदि के कारण भी आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो जाता है। तो आंतरिक खतरे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाले होते हैं, है ना। इसमें ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहरी खतरों का हमें आभास होता है कि खतरा उस देश से है, और जो आंतरिक खतरे होते हैं इन्हें तो इन खतरों को हम ये भी नहीं पहचान पाते कि हमें खतरा है किससे। अब इसमें बात करेंगे हम सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके में हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें क्या करेंगे, हिंसा का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। हमें जो है हिंसा का कम से कम उपयोग करना चाहिए, कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि ना बीचे युद्ध ही हो तो युद्ध किसके लिए होना चाहिए? युद्ध न्याय के लिए होना चाहिए, न्याय युद्ध होना चाहिए। युद्ध उचित कारणों से होना चाहिए, और युद्ध संभव हो तो आत्मरक्षा के लिए होना चाहिए। ठीक है, हमें दूसरों का जनसंहार करने से बचना चाहिए या बचने के उपाय करने चाहिए। युद्ध में क्या है, हथियार का प्रयोग कम से कम हो, साधनों का प्रयोग सीमित हो, कम से कम हो। तो युद्ध में कोशिश करी जाए कि कम से कम हथियारों का उपयोग हो। और युद्धरत सेना को अगर संघर्ष विमुख है ना, शत्रु है उसके, है ना, तो या निहत्थे व्यक्ति पर या आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु पर हमें हथियार नहीं उठाना चाहिए, उसे नहीं मारना चाहिए। और यहाँ पर एक बात और कहेंगे, सेना का प्रयोग उतना ही करें जितनी आवश्यकता है, अर्थात आत्मरक्षा के लिए जितनी सेना का प्रयोग करना है उतना ही जरूरी है। बल प्रयोग तभी होना चाहिए जब बाकी सारे उपाय अपना लिए हों और वो असफल हो गए हों। अब केवल एक ही उपाय बचा है बल प्रयोग का, तो बल प्रयोग का जो उपाय है वो अंतिम होना चाहिए। अब इसी कड़ी में हम बात करेंगे परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण क्यों जरूरी है ना। भारत ने पहले साइन नहीं किए थे, बाद में क्यों किए, क्या बातें रखी, वो सब बात करेंगे। परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, है ना, प्यूरिफिकेशन है। ये क्या हुआ 1968 में एनपीटी पर परमाणु हथियार प्राप्त कर सकने वाले राष्ट्रों की जो संख्या ही वो सीमित कर दी, है ना। जो ये परमाणु हथियार प्राप्त कर सकते हैं राष्ट्र, उनकी संख्या सीमित कर दी, और भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिए। भारत ने उस समय 1968 में इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत का क्या कहना था, भारत ने इसे जो है ये जो उस समय की संधि थी, इसे पक्षपातपूर्ण बताया। क्यों बताया? कि भारत का मानना था कि ये जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं अपने आप तो हथियार रखना चाहते हैं और दूसरों को हथियार मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए ये संधि उचित नहीं है या ये पक्षपातपूर्ण है। भारत इस संधि को पक्षपातपूर्ण मानता था। मई 1998 में भारत ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
पोखरण में, जो राजस्थान में है, राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए। उसके बाद ही भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। अब बात आती है देशों के बीच सहयोग के द्वारा भी हम इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, जैसे निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास बहाली हो। निशस्त्रीकरण करें, अस्त्रों पर नियंत्रण हो, है ना। निशस्त्रीकरण का मतलब है अर्थ हथियार हो ही ना, और क्या है, विश्वास बहाली हो, आपस में हमारा देशों के बीच में विश्वास हो, और हथियारों पर नियंत्रण किया जाए, हथियारों पर कंट्रोल किया जाए, ये जरूरी है। 1972 में 1972 में जैविक हथियार संधि BWC बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन हुई, जो 1975 में लागू हुई। और प्यारे छात्रों, 2006 तक इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों की संख्या 155 हो गई, अर्थात 2006 तक 155 राष्ट्र इस पर सिग्नेचर कर चुके हैं। 1972 में सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि साल्ट 1 हुई, और 1979 में दूसरी सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि साल्ट 2 हुई, जो 31 अक्टूबर 1993 को लागू हुई, तथा 2006 तक इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या 181 हो गई, अर्थात 2006 तक इस संधि पर 181 देशों ने, राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर दिए। और एक संधि स्टार्ट 1 1991 में हुई, स्टार्ट 2 संधि 1993 में हुई, और न्यू स्टार्ट संधि 2010 में हुई। अब बात करेंगे भारत की सैन्य क्षमता। भारत की सैन्य क्षमता कैसी है, क्योंकि हमने बहुत सारे युद्धों को झेला है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन तो करता है। हम भी चाहते हैं कि पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण हो, लेकिन दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो क्या चाहती हैं, दूसरे देशों को परमाणु हथियारों से रहित देखना चाहती हैं, लेकिन खुद परमाणु संपन्न बने रहना चाहती हैं। भाई, या तो सभी देश अपने परमाणु हथियारों को ख़त्म कर दें और दूसरों को ना बनाने दें, मगर ये परमाणु शक्ति संपन्न जो देश थे, ये चाहते थे कि और हथियार ना बने, और जिन्होंने बनाए नहीं है उनका क्या होगा। तो भारत के पास उस समय हथियार नहीं थे, इसलिए भारत ने क्या किया, व्यापक, है ना, ये परीक्षण संधि थी, इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। भारत का कहना था, भारत या अन्य राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र हैं, अपनी सुरक्षा की अनदेखी कैसे कर सकते हैं। अगर हम इस बात में आकर इस पर साइन कर देते हैं तो ये हमारी सुरक्षा की अनदेखी हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे हम सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, है ना। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है। सुरक्षा की अपारंपरिक या आधुनिक धारणा, है ना, आज के समय की सुरक्षा की अपारंपरिक या आधुनिक धारणा में केवल सैन्य खतरों को ही नहीं लिया जाता, बल्कि, है ना, इसमें क्या है, मानव के अस्तित्व को चोट करने वाले व्यापक खतरों को भी शामिल किया जाता है, जैसे हिंसा, खून खराबा, अकाल, महामारी, आपदाएं। तो इस प्रकार के खतरे भी इसमें आते हैं, जो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा है। अब बात कर लेते हैं खतरों के स्रोत। खतरों के स्रोत क्या हैं? आतंकवाद है, निर्धनता है, गरीबी भी एक खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग है, प्रदूषण है, आपदाएं हैं, शरणार्थियों की समस्या है, और जनसंख्या में वृद्धि भी एक समस्या है, महामारियों जैसे एड्स है, बर्ड फ्लू, कोविड-19 आदि आदि, है ना, इस प्रकार की बीमारियां भी हैं। अब इसमें बात करते हैं हम
आप्रवासी। आप्रवासी कौन होते हैं ये भी हमें जानना, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। जो लोग अपनी मर्जी से, आप्रवासी कौन लोग हैं? जो लोग अपनी मर्जी से स्वदेश या अपना स्थान छोड़ते हैं, रोजगार के लिए कहीं दूसरे देश में चले जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आप्रवासी व्यक्ति कहलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं शरणार्थी। शरणार्थी व्यक्ति कौन होते हैं? जो लोग मजबूरीवश देश छोड़ते हैं, जैसे युद्ध है, आपदा है, राजनीतिक संकट है, वो शरणार्थी कहलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ 1947 में पाकिस्तान से आए वो लोग दिल्ली में रहते हैं, उनको आपने सुना होगा शरणार्थी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है आंतरिक रूप से विस्थापित जन। आंतरिक रूप से विस्थापित जन माने व्यक्ति। तो ये लोग कौन होते हैं? जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं। कौन से लोग? जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं लेकिन देश की सीमा के भीतर ही हैं। कभी कभी ऐसा होता है दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना, अपना घर छोड़ चुके हैं लेकिन देश की सीमा के भीतर ही निवास करते हैं, इन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है सहयोग मूलक सुरक्षा। सहयोग मूलक सुरक्षा के बारे में बात करें तो आज के समय में इंसान के जीवन में अनेक प्रकार के खतरे हैं। आज के समय में इंसान के या मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के खतरे हैं और इन खतरों से निपटने के लिए आपसी सहयोग की ज़रूरत है ना। मनुष्य के जीवन को जो खतरे हैं वो ऐसे खतरे हैं कि इनसे निपटने के लिए हमें आपसी सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर जगह प्रत्येक खतरे में, है ना, सैन्य कार्यवाही से समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। हर प्रकार के खतरे में हम सोचें कि सैन्य कार्रवाई से इसका हल निकाल सकते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। आतंकवाद तथा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भले ही सैन्य शक्ति की ज़रूरत हो, लेकिन गरीबी मिटाने, है ना, तेल की बातें हैं, धातु की हैं, और आप्रवासी हैं, शरणार्थी हैं, महामारी जैसी समस्याएं हैं, इनको सैन्य शक्ति से हल नहीं किया जा सकता। अधिकांश मामलों में सैन्य शक्ति से मामला कभी कभी और बिगड़ भी जाता है ना। कभी कभी हम सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो मामला बिगड़ जाता है, और ऐसे मामलों में सबसे ज़्यादा क्या है? प्रभाव वाली, है ना, और सबसे ज़्यादा प्रभाव किससे होता है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से। तो हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ऐसी रणनीति तैयार करें जिसके द्वारा ये समस्या हल हो जाए। तो इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत भी होती है। सहयोग कैसा हो सकता है? द्विपक्षीय हो सकता है, क्षेत्रीय हो सकता है, महादेशीय हो सकता है, वैश्विक स्तर पर हो सकता है ना। कई स्तर पर हमें सहयोग मिल सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि खतरे की प्रकृति क्या है, खतरा किस तरह का है। ठीक है। सहयोग मूलक सुरक्षा के अलावा भी सुरक्षा के अन्य उपाय हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा के अलावा भी हमारे पास कई प्रकार के उपाय हैं, जैसे यूएनओ में जा सकते हैं, WHO है, IMF है, NGO आदि इस प्रकार के उपाय हैं। तो यहाँ पर बात करें सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। सहयोग मूलक जो सुरक्षा है तो ये जो बल का प्रयोग है अंतिम उपाय के रूप में होना ही चाहिए। इससे पहले हम और उपाय अपना लें, बल का प्रयोग सबसे अंत में करें। और क्या? अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी है, विभिन्न देशों के जो संगठन हैं, इस प्रकार की सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं। किस प्रकार की सरकारों के लिए? जो अपनी ही जनता को मार रहे हों, है ना, जो अपनी ही जनता का नुकसान पहुंचा रहे हों, उसके लिए बल प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है। अब बात करते हैं भारत की सुरक्षा की 4 रणनीतियाँ। भारत की सुरक्षा की 4 रणनीतियाँ क्या हो सकती हैं?
भारत क्या करे, अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करे। भारत की जो सेना है उसको मजबूत करे, हथियारों से सुसज्जित करे, है ना, आधुनिक हथियार दे। और क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को भी मजबूत करना चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी मजबूत होंगे तो हमारी सुरक्षा पर खतरा कम होगा। और क्या है, आंतरिक या हमारी अंदरूनी जो समस्या है उससे हमें निपटना चाहिए। और हमें अपने देश में सामाजिक और आर्थिक विकास करना चाहिए। अब बात आती है अपनी सैन्य क्षमता को हमें मजबूत करने की आवश्यकता क्यों है, तो इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। भारत को पारंपरिक तथा अपारंपरिक दोनों ही तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। भारत को पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों ही तरह की खतरों का सामना करना पड़ता है, दोनों ही तरह की स्थितियों से निपटना पड़ता है। सीमा रेखा के भीतर भी खतरा है और सीमा रेखा के बाहर भी खतरा है। जैसे हमने 1947-48 में भारत पाक युद्ध झेला, 1962 में भारत चीन युद्ध झेला, और कब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1965 छूट गया, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ, और 1999 में भारत पाक युद्ध हुआ, जिसे कारगिल कहा जाता है, कारगिल युद्ध। और 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ उसमें एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश, है ना। उसमें पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हार गया था, है ना। तो ये हमने झेले। फिर बात आती है अपनी ये मजबूत करने की आवश्यकता होगी, और इसमें बात आती है आंतरिक संस्थाओं को मजबूत करना। तो भारत ने क्या किया, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। क्यों अपनाई, क्योंकि भारत नया नया आज़ाद हुआ था और किसी भी बड़ी शक्ति के पीछे लग जाता तो उसके गुलाम होने की संभावना थी, फिर से गुलाम हो जाता, इस बात का भय था। तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और संयुक्त राष्ट्र संघ का हमेशा सम्मान किया तथा उसे अंतिम पंच के रूप में माना, अर्थात उसे अंतिम अदालत के रूप में माना। और नेहरू जी ने क्या किया, एशिया एकता पर जोर दिया, एशिया एकता पर बल दिया और उपनिवेशीकरण का खुल के विरोध किया। जो दूसरे देशों को गुलाम बना लेते थे उनका विरोध किया। अब है आंतरिक समस्या से निपटना। आंतरिक समस्या से कैसे निपटें, है ना, इसका हमें आभास नहीं होता। हम बाहर के देशों की बात करते रहते हैं। देश के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे हमारे देश में कश्मीर की समस्या है, सभी बच्चे जानते हैं। पंजाब की समस्या है, नागालैंड की समस्या है, मिजोरम में उग्रवादी संगठन हैं, अलगाववाद से निपटना है, राष्ट्रीय एकता है, गृह युद्ध है, आंदोलन है, नक्सलवाद हैं। ये सब समस्याएं हमारे घेरे रहती हैं। अब इसी में बात करते हैं हम सामाजिक और आर्थिक विकास की। सामाजिक और आर्थिक विकास के अंदर प्रत्येक देश के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास करना बहुत ही जरूरी है। प्रत्येक देश के लिए चाहिए कि अपने देश का सामाजिक और आर्थिक विकास करे। आर्थिक रूप से कमजोर देश को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो आर्थिक रूप से गरीब देश होते हैं वो दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं, और दूसरे देश पर निर्भर रहने से क्या हो जाता है, फिर से गुलाम बनने का खतरा पैदा हो जाता है। क्यों, जो देश मदद करता है कहीं ना कहीं वो उसे गुलाम ना बना ले। तो हमें क्या चाहिए, गरीबी से जनता को निजात दिलाई जाए, गरीबी से जनता को ऊपर उभारा जाए। और क्या करना चाहिए, अर्थव्यवस्था में सुधार किया जाए। और क्या करें, उसके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं, है ना, रोजगार उपलब्ध कराएं और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का यथासंभव सरकारों को प्रयास करना चाहिए। अब बात आती है अस्त्र नियंत्रण एवं निशस्त्रीकरण। इन दोनों में क्या अंतर है। इन दोनों में सबसे पहले बात करेंगे हम अस्त्र नियंत्रण की। अस्त्र नियंत्रण क्या है, अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने से, है ना, तथा उनको हासिल करने के संबंध में कुछ नियम हैं कि उन्हें विकसित करने से रोकना है। इसमें क्या है, कुछ नियमों और कानूनों का
पालन करना पड़ता है। सन 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि है ना में क्या किया, अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों की को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोके रखा। जैसे इसमें क्या है, ABM है, सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि, SALT I है, सामरिक अस्त्र न्यूक्लीकरण संधि SALT है ना, START है, परमाणु अप्रसार संधि, इस प्रकार की संधियां हैं। इसके बाद बात करते हैं निशस्त्रीकरण, बिल्कुल हथियारों का ना होना, है ना। अर्थात निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है शस्त्र ना होना। निशस्त्रीकरण की मांग होती है कि सभी राज्य चाहें उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास प्रकार के हथियारों से बाज आएं, अर्थात कुछ खास प्रकार के हथियार ना रखें तथा उन्हें ना रखने की संधि की जाए। जैसे जैविक हथियार संधि BWC 1972 है ना, और रासायनिक हथियार संधि CWC 1993 है, 1993 है। अतः हम इस प्रकार की संधि अपनाकर भी निशस्त्रीकरण कर सकते हैं। ये लेसन आज एक ही वीडियो में समाप्त हो गया और सभी छात्रों का सुनने के लिए धन्यवाद।